हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। दोस्तों, मैं कंचन गुरुदी, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, आज आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट एपिसोड हमारा, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग की, उसका नेक्स्ट एपिसोड। हमने पिछले एपिसोड में स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन और आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है तर्क, यानी कथन और तर्क। तर्क सभी जानते हैं तर्क क्या होता है, ये आए दिन हम यूज़ भी करते हैं। कभी घर में हम किसी से तर्कबाजी करते हैं, कभी अपने दोस्तों के साथ, तो कभी अपने सगे संबंधियों से। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब ही होता है कि आप अपनी चीज़ को ऊपर रख रहे हो, आप अपनी बात को करता क्यों इंसान, जब सामने वाला आपकी सुन नहीं रहा होता या आपको पता होता है कि आप सही हैं और आप अपनी बात वहाँ पर रखते हैं। तो यही आपको यहाँ पर भी करना है। एग्जामिनर यहाँ पर भी यही देखने वाला है कि वो आपको एक स्टेटमेंट देगा जो एक मुद्दा होगा, यानी कि स्टेटमेंट ज़्यादातर इंटरोगेटिव फॉर्म में होते हैं। तो पहले तो हम इनके बारे में समझ लेते हैं कि आपको स्टेटमेंट में क्या क्या देखने को मिल सकता है और किस तरीके से आप इनकी अप्रोच रखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो आपको सबसे पहली जो चीज़ है, पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये, द स्टेटमेंट्स गिवन इन दीज क्वेश्चंस नॉर्मली आर ऑफ इंटरोगेटिव नेचर। मैंने ये नहीं कहा कि सारे ही इंटरोगेटिव होंगे, लेकिन ज़्यादातर इनका जो नेचर होता है ये इस तरीके का होता है कि क्वेश्चन इंटरोगेटिव फॉर्म में आते हैं। हिंदी वाले ना घबराएं, इंटरोगेटिव फॉर्म का मतलब होता है बेटा कि आपके प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्वेश्चन जो भी स्टेटमेंट होगा उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ना अपना कोई स्टेटमेंट दे रहा है ना कुछ, वो आपसे कुछ पूछ रहा है, वो आपकी राय जानना चाह रहा है। तो वो कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, वो आपसे कह सकता है क्या कोरोना पीड़ित लोगों का इलाज मुफ्त में किया जाना चाहिए, और क्वेश्चन मार्क। अब हाँ और ना वो आपकी मर्जी होगी। तो आपको वहाँ पर लॉजिक्स रखने पड़ेंगे कि अगर आप हाँ बोल रहे हो, आप उसके फेवर में हो तो क्यों हो, अगर आप उसके अगेंस्ट में हो तो क्यों हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एन आर्ग्यूमेंट मे बी इन फेवर और अगेंस्ट द स्टेटमेंट। तो आप स्टेटमेंट यानी कथन के फेवर में भी हो सकते हो और अगेंस्ट में भी हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फेवर में ही बोलना है, या ऐसा भी नहीं है कि आपको हमेशा अगेंस्ट में ही बोलना है। वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट कैसा है और आपकी राय उस पर क्या है। दूसरी चीज़ आती है थर्ड पॉइंट, योर आर्ग्यूमेंट शुड नॉट अपोज द जनरली एक्सेप्टेड फैक्ट्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हो या फिर जब भी आप किसी चीज़ पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो आपका आर्ग्यूमेंट कभी भी जो फैक्ट्स होते हैं उनके अपोजिट नहीं जाना चाहिए। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, जिन्हें बोलते हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप यूनिवर्सल ट्रूथ के खिलाफ नहीं जा सकते। अब मान लीजिए दो लोग आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और आर्ग्यूमेंट किस चीज़ पर हो रहा है कि धरती गोल है। अब अगर धरती गोल है, इस पर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, और एक आदमी कह रहा है कि नहीं, धरती गोल नहीं है, वो ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से फ्लैटेड है, तो बिल्कुल उसकी बात मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक फैक्ट है, ये साइंटिस्ट इस पर पूरी रिसर्च कर चुके हैं। तो ध्यान रहे कि आप कभी भी फैक्ट्स के अपोजिट नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, पर्सनल ओपिनियन अबाउट द प्रपोजल और स्टेटमेंट शुड बी इग्नोर्ड। यानी कि आपका कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं लेना चाह रहा है एग्जामिनर। यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन मतलब बच्चे कहते हैं कि मैम आप तो कह रहे हो कि एग्जामिनर हमारा ही ओपिनियन लेना चाह रहा है, और अब आप कह रहे हो कि पर्सनल ओपिनियन नहीं देना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पर्सनल ओपिनियन का मतलब होता है जैसा आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो आपके फेवर में है, या वो आपके लिए या किसी एक पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट में, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। ऐसा नहीं होता। आपको पूरी एज अ होल कम्युनिटी या पूरे भारत देश को एक साथ लेकर, पूरी एक उसको लेकर सिटीजन्स के भी फेवर में होना चाहिए, ऐसे को लेकर सोच रहा है। आपको अपना पर्सनल व्यू ओपिनियन वहाँ पर नहीं देना कि आप अकेले क्या सोचते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे आता है, अब जब एक एग्जामिनर आपसे आर्ग्यूमेंट पूछता है बेटा, तो कई बार वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बताओ, कई बार वो कहता है आप वीक आर्ग्यूमेंट बताओ। अब ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट इज दैट विच विल टच द प्रैक्टिकल as well as the real aspect of the situation as mentioned in the statement।
यानी कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, यानी कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जैसे कि नाम से समझ रहे हो, ऐसा तर्क जो क्या हो, अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी ताकतवर हो। ताकतवर का मतलब ये नहीं कि वहाँ लड़ने चले जाना है। ताकतवर का मेरा कहने का मतलब है कि जिस स्टेटमेंट के लिए आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, आपके आर्ग्यूमेंट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपकी बात को कमज़ोर कर रही हो। ठीक, तो आपका आर्ग्यूमेंट प्रैक्टिकल होना चाहिए, जैसा हमने कोर्स ऑफ एक्शन में देखा था, और साथ ही साथ उसमें आपके स्टेटमेंट में जो मेंशन आपका मुद्दा है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन में मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम कुछ और है, लोग कोर्स ऑफ एक्शन कुछ और ले रहे हैं, वैसे आर्ग्यूमेंट में भी स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं कि स्टेटमेंट कुछ और है, मुद्दा कुछ और है, आर्ग्यूमेंट किसी और चीज़ पर हो रही है। तो ऐसा ना करें। वीक आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अ वीक आर्ग्यूमेंट इज दैट विच विल मेक द स्टेटमेंट सिंपल, एम्बिग्यूअस, सुपरफ्लुअस, कंपैरेटिव, इररिलेवेंट। यानी कि जो वीक आर्ग्यूमेंट होता है, यानी कि जो कमज़ोर तर्क होता है, वो कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही सिंपल हो, यानी कि आपने आर्ग्यूमेंट तो दे दिया लेकिन बहुत ही सिंपल सी बात कही आपने, या कोई दुविधापूर्ण। एम्बिगुअस का मतलब होता है दुविधापूर्ण, यानी कि आप खुद ही उसमें क्या है, आप खुद ही उसमें दुविधा में घूम रहे हैं, टर्मोइल कंडीशन में घूम रहे हैं। या फिर अनावश्यक, यानी कि ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी, मतलब नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी आप बोल सकते हो सुपरफ्लुअस को, कि ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी आप उस पर उसको डाल रहे हो। दूसरा, कंपैरेटिव, तुलनात्मक नहीं होना चाहिए। तुलनात्मक का मतलब क्या होता है, किसी से कंपैरिजन करके आप आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे कि भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने ऐसा कहा था तो मैं भी ऐसा करूँगा, या ऐसा हुआ था तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। तो ऐसा तुलनात्मक नहीं होना चाहिए। और इररिलेवेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इररिलेवेंट मतलब बेमतलब का। मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको इन्हें बताऊंगी कि कहाँ पर अनावश्यक चीज़ आ रही है, कहाँ पर दुविधापूर्ण आ रही है, या कहाँ पर तुलना होते हुए आ रही है, बेमतलब का जो आर्गुमेंट है वो कौन सा है, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन निकाल लेते हैं। पहला एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं जो कि है इंडियन रेलवे पर बेस्ड। आप सभी को पता है इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे कई हमारे निजी संस्थान, कई हमारे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंटल संस्थान हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ को हम प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं। हम मतलब गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट। तो देखिए पहला क्वेश्चन उसी पर है। क्या बोला है? कहता है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे इज़ गुड, क्वेश्चन मार्क। कि जो प्राइवेटाइजेशन है यानी कि निजीकरण है, किसका निजीकरण? जो इंडियन रेलवे का निजीकरण है, क्या वो सही है? क्या वो सही है, अच्छा है? तो प्राइवेटाइजेशन होता क्या है? प्राइवेटाइजेशन एक तरह से बेटा इट इज़ अ मीन्स, और या इट मीन्स सेलिंग स्टेट ओन्ड एसेट्स टू प्राइवेट सेक्टर्स। किसी भी निजी विभाग को जब आप अपने शेयर्स बेच देते हैं या अपना कुछ हिस्सा बेच देते हैं तो उसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन करना। जैसे अभी तो क्या है, रेलवे क्या है, गवर्नमेंट के अंदर है। रेलवे के टिकट भी आपको पता है सस्ते ही है ना, गवर्नमेंट के अंडर चल रही है, लेकिन फैसिलिटीज़ भी फिर कुछ वैसी ही हैं। और अगर हम इसका कुछ हिस्सा बेच दे, सरकार 100% हिस्से की अभी मालिकाना हकदार है, और अगर वो इसमें से कुछ हिस्सा बेच दे तो उसका क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन। अब वो चाहे 20% हिस्सा बेचे, चाहे 50%, चाहे 51%, चाहे कितना भी परसेंट। तो क्या ऐसा करना चाहिए? तो पहला क्वेश्चन उठता है, पहला जो आर्ग्यूमेंट दिया है वो दिया है हाँ यानी फेवर के केस में। क्या बोला है? कहता है यस, एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स विल एनकरेज ग्रेटर कंपटीशन, लोअर कॉस्ट्स एंड इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी। कहता है पहले व्यक्ति की जो धारणा है वो ये कह रहा है कि जी बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाए यानी प्राइवेट प्लेयर्स अगर मैदान में आ जाएं तो ये ग्रेटर कंपटीशन, मतलब कंपटीशन भी को भी बढ़ा देंगे, और जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, और जो सर्विस डिलीवरी है वो भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसका कॉस्ट कम होने का या ग्रेटर कंपटीशन या इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, इसका क्या मतलब है? जैसे आपने देखा होगा जब आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं जो कि सरकारी ट्रेन है, रेलवे डिपार्टमेंट, उसमें आप कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कहीं से शीशा टूटा हुआ है, कहीं से बैठने की सुविधा सही नहीं है, टॉयलेट्स का सही से इस्तेमाल नहीं करते लोग, और बहुत ही पुअर कंडीशन में अनहाइजीनिक वे में चीज़ें चल रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको जब आप प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक का ही एग्जांपल ले लीजिए। सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में आप देखते हैं कि प्राइवेट बैंक में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, उनका आपको डील करने का, कस्टमर डील करने का तरीका अलग होता है। आप वहीं SBI में चले जाइए,
जो कि एक साधारण बैंक, वो एक गवर्नमेंट बैंक है, तो आप वहाँ चले जाइए। सरकारी बैंक में आपको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बुरा होता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, लेकिन किस तरीके से मैनेजमेंट काम कर रहा है, तो एक तरह से बोल रहे हैं कि इम्प्रूव होगी सर्विस डिलीवरी और लोअर कॉस्ट में काम हो जाएगा। यानी कि अभी सरकार सारा पैसा लगा रही है, अगर सरकार कुछ शेयर बेच दे तो प्रॉफिट मुनाफा भी दोनों का एक उसमें डिवाइड होगा, और अगर लॉस है तो वो भी, तो कुछ तरह से थोड़ी उसके जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाएंगी। और जब जिम्मेदारी बढ़ जाती हैं, अगर आपको एक बहुत बड़ा काम दे दिया जाए और आपको वो काम बांट बांट के दे दिया जाए, तो ऑब्वियसली जो बांट के काम करा जाता है वो थोड़ा ईजी पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, यस गवर्नमेंट मेक poor economic managers because of political pressure rather than sound economic and business sense। दूसरा क्या कह रहा है, जी बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन कर दो, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका जो इकोनॉमिक मैनेजर है वो बड़ा पुअर है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। कहने का मतलब जो मैनेजमेंट है उसमें सही से काम नहीं होता, कभी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, कभी किसी वजह से, बजाय इसके कि वो ध्यान दे सके इकोनॉमी बूस्ट करने पर, या उनको कोई बिजनेस सेंस नहीं है। तो ये चीज़ जो है, ये वाला स्टेटमेंट जो बच्चे समझ रहे हैं कि ये सही होगा कि हाँ गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही इसलिए हम किसी और को दे दें, तो ये होगा गलत। गलत क्यों होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका जो स्टेटमेंट होता है बेटा, वो अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हो या आप वीक स्टेटमेंट दे रहे हो, हालांकि यहाँ पे तो मैंने सिर्फ आपसे पूछा कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बताना है आपको, तो आप कभी भी किसी विरुद्ध नहीं जाएंगे, और स्पेशली अपने लॉ के, अपने कानून के और अपनी गवर्नमेंट या अपने जो देश है उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। यानी कि आप अपनी गवर्नमेंट को पुअर मैनेजमेंट का वो नहीं दे सकते टैग कि नहीं हमारी जो गवर्नमेंट है उसको तो कुछ करना ही नहीं आता इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी यहाँ पर गलत। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर ऐसी कोई भी बात आपको नहीं बोलनी जिससे आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, सिंपल बात ये है। तो सेकंड तो आंसर नहीं होगा। एक और इसमें ऑप्शन दिया है, इसको भी देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ दो ही दिए हों, कई बार ऐसा होता है कि दोनों फेवर में हो, दोनों अगेंस्ट में हो, एक फेवर एक अगेंस्ट में, और कई बार ऐसा भी होता है कि दो अगेंस्ट में हो एक फेवर में हो। तो यहाँ पे तीन तीन आर्ग्यूमेंट दिए, तो तीसरा भी पढ़ लेते हैं। कहता है नो प्राइवेटाइजेशन क्रिएट्स प्राइवेट मोनोपोलीज एंड देयर इज स्टिल नीड फॉर गवर्नमेंट रेगुलेशन। तीसरा व्यक्ति जो बोल रहा है वो इसके अगेंस्ट में बोल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया तो एक मोनोपोली हो जाएगी। कैसी? प्राइवेट मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब है जब एक ही व्यक्ति किसी चीज़ पर अपना अधिकार कर लेता है, तो एक मोनोपोली हो जाएगी, प्राइवेट वो भी। और इसलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है अपने अंडर, या गवर्नमेंट की रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, यानी वरना बात हाथ से निकल जाएगी। आपको ये भी पता है कि जब आरबीआई में 1 रुपए का नोट जो है या 1 रुपए का सिक्का जो है वो फाइनेंस के सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा छापा जाता है, और जो बाकी रुपए हैं उसे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो अगर सरकार चाहती तो सभी करा देती, लेकिन सरकार को कुछ शेयर अपने पास रखना पड़ता है ताकि वो अपना रेगुलेशन वहाँ पर दिखा सके कि भाई ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ ही तुम्हें दे दिया जो हमारे कोई अधिकार ही ना हो। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर ये बात बोली जा रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कौन सा है, मैं आपसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की बात करूँ कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है फर्स्ट, यानी कि एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स विल एनकरेज ग्रेटर कंपटीशन लोअर कॉस्ट्स एंड इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी। बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। लेकिन अगर यही मैं आपसे पूछ लूँ कि वीक आर्गुमेंट बताओ, तो वीक आर्गुमेंट होगा बेटा सेकंड ऑप्शन, यस गवर्नमेंट मेक पुअर इकोनॉमिक मैनेजर्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर रादर देन साउंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस सेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपकी जो स्टेटमेंट है उसको बहुत पुअर बना रहा है। ठीक है, तो ये पुअर होगा, इसलिए इसको आप यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए मैंने स्ट्रॉन्ग भी बता दिया, पुअर भी बता दिया, या वीक भी बता दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, शुड इंडिया कंप्लीटली बैन चाइनीज प्रोडक्ट। ये तो आजकल मुद्दा चल ही रहा है ना। कई पबजी वालों ने तो इसकी वजह से खाना खाना ही बंद कर दिया है ना। कि अभी आपने देखा होगा कि चाइना के प्रोडक्ट्स को हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, या हर कोई बोल रहा है कि हमें चाइना के प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हम नहीं यूज़ करना चाहते। ये लहर कहाँ से चली तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा एक पड़ोसी देश है
जो कि कभी ना कभी हमें परेशान करता ही रहता है किसी न किसी तरीके से। जी हाँ, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को कई तरीके से हेल्प मिल रही है किसकी? चाइना की। चाहे फिर वो न्यूक्लियर चीज़ों को लेकर हो या फिर किसी अवैध चीज़ को लेकर हो या किसी तरह का आप बोल सकते हो एक बढ़ावा टाइप का मिल रहा है। तो चाइना लगातार पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें इंडिया ने कई बार ये बात रखी है कि आप इसको बढ़ावा ना दें क्योंकि ये हमारे लिए घातक हो रहा है। हमारे यहाँ कई फौजी मर जाते हैं, कई बार कोई अटैक हो जाता है। तो भारत कई बार ये बात अपनी रख चुका है, कई मीटिंग्स में रख चुका है, कई बार अपने स्पोक्स पर्सन के थ्रू कई बार। लेकिन चाइना अपनी चीज़ों से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो इसलिए अभी हमने क्या किया कि हमने अभी आपने देखा होगा कि चाइना वाले उनको समझाने की काफ़ी कोशिश करी, वो नहीं समझे। तो फिर हमने ये जो है कदम उठाया कि हम उनके जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनका क्या कर देते हैं? बहिष्कार कर देते हैं। उससे क्या होगा? उससे अगर हम उसका बहिष्कार कर दें तो कहीं ना कहीं उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो अपने रिलेशंस को बचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और इस वजह से हो सकता है वो हमारी बात मान ले और पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद कर दे। तो क्या क्या है इसमें, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये देख लेते हैं। पहला, येस दिस वुड मेक कस्टमर्स टू यूज डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, इंक्रीज डोमेस्टिक रेवेन्यू एंड बूस्ट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्पेशली एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। कहने का मतलब है कि हाँ, आप बैन कर दो कंप्लीटली चाइना के प्रोडक्ट, जिससे जो कस्टमर है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट खरीदेगा, जिससे डोमेस्टिक रेवेन्यू बढ़ेगा। यानी डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, है ना। तो हमारा जो देश के अंदर है हमारा ही पैसा वो होगा, हमारी ही चीज़ें खरीदी जाएंगी। जिसे मेड इन इंडिया का भी वो दिया था, है ना, मेक इन इंडिया। तो वो अच्छा होगा, उसका रेवेन्यू जनरेट होगा और हमारी कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होगी, इंडस्ट्रीज़ भी हमारे यहाँ बूस्ट होगी। और अगर हमारे ही देश में चीज़ें बनने लग जाएं और हम किसी और कंट्री पर डिपेंड ना रहें तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं जनरेट होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को देगा। तो ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है। लेकिन दूसरा भी पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या है? नो, एज चाइनीज गुड्स आर लेस कॉस्टली देन इंडियन गुड्स सो इट इज़ अफोर्डेबल टू मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक एंड ऑल्सो इंडिया इज़ नॉट सेल्फ सफिशियंट। क्या आपको ये सही लग रहा है? शुरू में जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा ये सही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि जो चाइनीज़ गुड हैं वो सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन गुड्स, और वो सस्ते होने की वजह से सारी पब्लिक उसे एक्सेस भी कर सकती है, अफोर्ड भी कर सकती है, लोग उसे ख़रीद भी सकते हैं, है ना। तो जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं आपने देखा होगा वो सस्ते काफ़ी मिल जाते हैं, है ना, एज़ कम्पेयर टू इंडियन गुड्स। तो लेकिन यहाँ तक की बात तो मुझे फिर भी ठीक लगी, लेकिन आगे की बात बिगड़ गई। आगे क्या बोला है? एंड ऑल्सो इंडिया इज़ नॉट सेल्फ सफिशियंट। यानी जो इंडिया है वो अपने पे सफिशिएंट नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट है ही नहीं, यानी वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकती और वो ऐसे कोई प्रोडक्ट बना नहीं सकती, इसलिए उसको डिपेंड रहना पड़ेगा चाइना के गुड्स पर, चाइना के सामान पर। नहीं, क्यों? मैंने भी आपको बताया था, अपनी गवर्नमेंट की, अपनी कंट्री की, अपने लॉ की, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की आप कभी भी अवहेलना नहीं कर सकते। तो सेकंड तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो बचा कौन सा? पहला। और पहले में बात सही कही है कि भाई हम अपना डोमेस्टिक चीज़ें बढ़ाएं। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह मोदी, तो वो भी क्या कह रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं, स्वयं का रोजगार उत्पन्न करो, स्वयं वो करो, ठीक है, खेती करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन स्वयं का रोजगार उत्पन्न करो, खुद करो, और यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करो अपनी, और पैसा भी कमाओ और हमारे भारत की इकोनॉमी को भी अच्छा करो, है ना। तो कहीं ना कहीं आंसर जो होता है, या फिर आंसर अगर हम इस स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की बात करें तो पहला है। अगर वीक पूछता तो हम क्या कहते हैं? सेकेंड। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, चेंज करने का मतलब, अब देखिए ज़रा, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, स्क्रीन पर देखिए। मैंने कहा शुड इंडिया कंप्लीटली बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट? क्या इंडिया को चाइनीज़ प्रोडक्ट कंप्लीटली बैन करने चाहिए? क्वेश्चन वही है, लेकिन मैंने ऑप्शंस में चेंज कर दिया। क्या किया? अब ऑप्शन देखिए, मैंने ऑप्शन क्या किए। पहला ऑप्शन, नो, बैन नहीं करने चाहिए, नो। इफ इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड टू बैन इम्पोर्ट ऑफ ऑल चाइनीज गुड्स टू इंडिया, definitely China can also ban import of all Indian goods to China, which can affect Indian economy. Meanwhile, other countries will sell their goods for much higher price
than China to India because they know Indian companies have no other option to buy goods. कहने का मतलब क्या है, इतनी बड़ी जो मैंने बात बोली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि नहीं, हमें कम्प्लीटली बैन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया गवर्नमेंट ने अगर कम्प्लीटली बैन कर दिया क्या उनके यहाँ से इम्पोर्ट करना चीज़ों को, तो चाइना भी डेफिनेटली ऐसा ही करेगा हमारे साथ। चाइना भी अपनी चीज़ों को या हमारी चीज़ों को इम्पोर्ट वहाँ एक्सपोर्ट नहीं होने देगा, तो हमारी चीज़ों को वो बैन कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारी इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हमारा काफ़ी सामान चाइना में भी जाता है, चाइना का ज़्यादा आता है हमारे यहाँ, तो इंडिया की इकोनॉमी भी क्या होगी, इफेक्ट होगी। और इस बीच अदर कंट्रीज़ जो हमारे आसपास के और अदर कंट्रीज़ हैं जो हमें गुड्स बेचेंगी, क्योंकि ज़रूरत तो हमें पड़ेगी और एकदम से तो हम उत्पन्न नहीं कर सकते चीज़ें, तो वो क्या करेंगी, हमें वो चीज़ चाइना से दुगने या ज़्यादा दाम में देंगी। और जब ज़्यादा दाम में देगी तो कहीं ना कहीं इंडिया को जब ज़रूरत पड़ेगी तो ख़रीदना तो पड़ेगा ना। जब चाइना मना कर देगा तो फिर चाइना से अगर हम बैन कर देंगे तो कहीं से तो खरीदेंगे ना, तो हमें क्या होगा, वो ज़्यादा पड़ेगा, क्या महंगा। और हमारे पास अदर कंट्री जानती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई भी कंट्री हमारा फ़ायदा उठा सकती है इस टाइम पे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा कहता है येस बिकॉज अमेरिका अ डेवलप्ड एंड अ पावरफुल कंट्री ऑल्सो बैन चाइनीज प्रोडक्ट। दूसरा आर्ग्यूमेंट ध्यान से समझिएगा बेटा, क्या है, हाँ जी हमें ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका जो डेवलप्ड भी हैं, है ना, और पावरफुल भी हैं, उन्होंने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन किया है, इसलिए हमें भी कर देना चाहिए। तो बेटा ये इसमें अगर मैं बोलूँ आपसे तो कौन सा सही होगा, ध्यान रहे पहला सही है, पहला एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, दूसरा नहीं। क्यों दूसरा वीक क्यों है मैम? दूसरा इसलिए वीक है बेटा क्योंकि यहाँ पर एक कंपैरिजन हो रहा है, और मैंने पहले आपको बोला था रूल्स जब मैंने समझाए थे, पॉइंट्स टू रिमेंबर, मैंने उसमें आपको बताया था कि आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको किसी की कॉपी नहीं करनी, ठीक है। कॉपी कभी भी आर्गुमेंट में नहीं होती। हम ये इसलिए नहीं कह सकते, हमने कोई रीज़न नहीं दिया, हमने बस ये बोला कि अमेरिका जैसा पावरफुल देश जब बैन कर रहा है तो हमें भी बैन करना है। तो भाई ऐसा नहीं है कि वो बैन कर रहा है तो तुम भी बैन करो, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तब उस केस में पहली चीज़ सही होगी, कंप्लीटली बैन अगर हम कर देंगे तो चाइना भी कंप्लीटली सारी चीज़ें बंद कर देगा, और अगर बैन हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को लॉस होगा, और इकोनॉमी तो हमारी वैसी ही अभी ख़राब चल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ दिक्कतें बढ़ सकती हैं, ठीक है। यहाँ तक की अगर बात समझ में आ गई तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, Should Indian government made education free for the children of all private employees who lost their jobs during pandemic lockdown due to COVID-19? ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट यानी भारतीय सरकार को एजुकेशन फ्री कर देनी चाहिए उन सभी के बच्चों की जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं और जिन्होंने अपनी नौकरी या अपना एम्प्लॉयमेंट गंवाया है इस पैंडमिक टाइम पर। आपको पता है जब कोविड-19 की खबर आई और लॉकडाउन हुआ, यानी मार्च 22-23 तारीख से जब से लॉकडाउन हुआ, तो कई लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे उनका जॉब लॉस हुआ, प्राइवेट सेक्टर बंद हो गए, उनको खुद लॉस हुआ, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पाए। इस वजह से उन्होंने अपने कई एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, और इस वजह से जो प्राइवेट एम्प्लॉई है, प्राइवेट ऑफिस में जो काम कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हुआ है ना। तो इतने महीने से जब से लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा जो बिना इनकम के इंसान काम कर रहा है, कोई फैमिली का बंदा है जो काम कर रहा है, जिसकी फैमिली उस पर बेस्ड है, कमाने वाला सिर्फ एक है, तो कहीं ना कहीं उसे इफेक्ट पड़ा है। तो क्वेश्चन ये है या मुद्दा ये है कि क्या भारतीय सरकार को उनके बच्चों की, जो उनके चिल्ड्रंस हैं, उनकी सारी फीस माफ़ कर देनी चाहिए या एजुकेशन उनके लिए फ्री कर देनी चाहिए? तो पहला बंदा कहता है यस, दिस इज द ओनली वे थ्रू विच गवर्नमेंट कैन हेल्प पीपल। पहला बंदा कह रहा है हाँ जी, ये बिल्कुल यही एक तरीका है जिससे सरकार उन लोगों की मदद कर सकती है जो इस पैंडेमिक सिचुएशन में जिन्होंने अपनी अपनी नौकरी गंवाई है। तो पहली चीज़ याद रखना, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ओनली का इस्तेमाल हुआ है। ओनली अवॉइड होता है कब, जब आप आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो कोई भी चीज़ का चाहे वो कोर्स ऑफ एक्शन में भी क्यों ना हो, ओनली वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। वो क्या कह रहा है, सिर्फ यही एक तरीका है उन लोगों की मदद करने का, ऐसा नहीं है। अगर आप एजुकेशन को फ्री कर देते हैं, सिर्फ यही तरीका है उन लोगों की मदद करने का, तो ऐसा नहीं है। पहले जान है फिर जहान है ना। तो यहाँ पर इससे भी बहुत बेसिक चीज़ें जो उनको चाहिए होंगी, और आप यहाँ पर चिल्ड्रन की
सिर्फ वो करने की बात कर रहे हो कि उनकी पढ़ाई हम क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं, और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो पूरे हमारे भारत देश में जहाँ इतनी अरबों खरबों की जो हमारी है पॉपुलेशन, और उसमें आप सारे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को ढूंढेंगे जिनमें पता नहीं कितने लाखों लोग होंगे जिनकी नौकरी गई है, उनकी एजुकेशन फ्री करने की आप बात कर रहे हैं, तो यही एक तरीका मुझे नहीं लगता। तो दूसरा देख लेते हैं, कह रहा नो दिस विल एड टू द ऑलरेडी हैवी बर्डन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो वो क्या कह रहा है, नहीं, दिस विल ऐड, ये क्या करेगा, ये और ज़्यादा बढ़ा देगा किसको, जो कि ऑलरेडी इंडिया इकोनॉमी जो है वो वैसे ही इतनी डामाडोल चल रही है। अगर सरकार बच्चों की पढ़ाई भी फ्री कर देगी इतने लोगों की, है ना, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से उधार लेकर करेगी, अगर ऐसा करती है तो वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, और बहुत खतरनाक इफेक्ट करेगा। यानी ये तो वही बात हो गई कि अपने पास कुछ नहीं है और आप दूसरों को देने चले हैं, ठीक है। तो ये भी सही कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, ठीक है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन नहीं, आपका ये जो आर्ग्यूमेंट है पहला, वो तो गलत ही है। सेकंड आर्ग्यूमेंट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, बिल्कुल उसने एक प्रैक्टिकल बात कही है कि भाई अगर ऐसा आप करते हो तो आप कुछ और तरीके से मदद कर सकते हो, लेकिन अगर आप इतना बड़ा कदम लेते हो तो कहीं ना कहीं उससे हमारी इकोनॉमी में ज़रूर लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा सेकंड आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग पूछे तो सेकंड और वीक पूछे तो फर्स्ट। अब लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देते हुए जा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है शुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्टपोन ऑल द अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशंस बाय कंसिडरिंग स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस के चलते, कोरोना वायरस के फैलने के चलते हुए इंडिया में जो गवर्नमेंट है उनको क्या करना चाहिए, सारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनको पोस्टपोन कर देना चाहिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो आपने अभी भी देखा होगा कई एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, लेकिन फिर कई एग्ज़ाम हैं जो हो गए। तो आपको इस पर आर्ग्यूमेंट बताना है, पहला भी है और दूसरा भी है, दोनों को ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना भूलिएगा नहीं, ठीक है, ताकि पता चल सके कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। हम अपने अगले एपिसोड में आपको जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मैं कंचन द्विवेदी, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी।